डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एनसीईआरटी बुक के पाठगत प्रश्नों से कुछ प्रश्न किए थे। आज का हमारा प्रश्न है कारण बताइए, और पहला पॉइंट है इसमें गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। इसका क्या कारण है? तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि गैस के कणों के बीच में आकर्षण बल नगण्य होता है, अर्थात ये कण एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, और कणों के बीच आकर्षण न होने के कारण ये पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से गति करने में सक्षम होते हैं, जिसकी वजह से ये जिस बर्तन के अंदर भरे जाते हैं उस बर्तन की पूरे आयतन को ये कवर कर लेते हैं और उस बर्तन में पूरी तरह से आ जाते हैं। यही वजह है कि गैसेस जो होती हैं वो किसी भी बर्तन के आयतन को पूरी तरह से भरने में सक्षम होती है, क्योंकि इनके बीच में आकर्षण बल नहीं होता है और इनके कणों की गतिज ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। इसका क्या कारण है? इसको भी हम पहले क्वेश्चन से ही समझेंगे कि जब गैस के कणों के बीच आकर्षण बल नहीं होता है तो वे बाहर की तरफ गति करते हैं, और गति करने की वजह से उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यह गतिज ऊर्जा कणों को बाहर की ओर भगाने का प्रयत्न करती है, अर्थात बर्तन से बाहर निकालने की कोशिश करती है, और यही एक दाब उत्पन्न होता है जिसको हम गैस द्वारा बर्तन पर डाला गया दाब कहते हैं। अर्थात गतिज ऊर्जा के कारण जो दाब उत्पन्न होता है वो बर्तन की दीवारों पर गैस द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि लकड़ी की मेज़ ठोस क्यों होती है। आप जानते हैं कि लकड़ी की मेज़ जो है वो ठोस अवस्था में मिलती है। इसका कारण ये है कि कोई भी ठोस होता है उसके बीच में आकर्षण बल अधिक होता है और कणों के बीच में रिक्त स्थान नगण्य होता है, जिसकी वजह से उसका आयतन और आकार निश्चित होता है। और हम देखते हैं कि लकड़ी की मेज़ इन दोनों लक्षणों को प्रकट करती है, अर्थात इसमें आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लकड़ी की मेज़ ठोस अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हवा में हम हाथ आसानी से चला सकते हैं, जबकि ठोस लकड़ी के गुटके में ऐसा करना संभव नहीं है। इसकी वजह यह है कि वायु जो होती है ये एक गैसीय मिश्रण होता है, और गैस के अंदर अणुओं के बीच में आकर्षण बल नहीं होता है, और ये अणु एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में हाथ चलाना संभव होता है, जबकि लकड़ी के टुकड़े के अंदर ठोस अवस्था पाई जाती है। इसके कण एक दूसरे से पूरी तरह से मिले होते हैं, और कणों के मिले होने के कारण उनमें आकर्षण बल अधिक है, जिसकी वजह से उसमें हाथ चलाने के लिए हमें कणों को अलग हटाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, जो हमारे हाथ की ऊर्जा से अधिक होती है। इसीलिए हम उसमें हाथ को नहीं चला सकते, जबकि वायु में हाथ को चलाना संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतया ठोस पदार्थों में ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ़ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। देखिए, इसका कारण यह है कि बर्फ़ जो होता है ये कोई अलग से ठोस नहीं होता है, बल्कि जब जल को ठंडा किया जाता है तो वहाँ पर ये ठोस रूप में पाया जाता है, और ठोस बनने में जल के जो अणुओं के बीच में आकर्षण होता है उसमें कुछ ना कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। जब यह सॉलिड स्टेट में आता है तो इसमें एक जाल के समान संरचना बन जाती है, पिंजरे के समान संरचना बन जाती है, जिसके अंदर वायु पाई जाती है, और वायु जो होता है वो जल से कम घनत्व वाली होती है। इसीलिए बर्फ़ का टुकड़ा पानी के ऊपर तैरने लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो वायु है वो उसके घनत्व में कमी लाती है। इसी वजह से बर्फ़
पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। देखिए, जब भी हम किसी केल्विन मान को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो इससे हमें 273 घटाना होता है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 300 केल्विन। तो 300 केल्विन को हम करेंगे तापमान, जो केल्विन तापमान हमें दिया है, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन तापमान से 273 हमें घटाना है। तो इसमें आ जाएगा हमारा 300 केल्विन दिया हुआ है, तो 300 से हमें 273 घटाना है, तो ये आ जाएगा हमारा 27 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से नेक्स्ट दिया है 573 केल्विन। इसको हम कन्वर्ट करेंगे 573 केल्विन को, तो फिर हमें निकालना है वही फॉर्मूला, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273। तो यहाँ पे लेंगे, दिया हुआ है 573 केल्विन, तो 573 माइनस 273, तो ये आ गया हमारा 300 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस हमें दिया है और केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273 हम ऐड करेंगे, और अगर केल्विन दिया है सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर जल की भौतिक अवस्थाएं क्या होंगी। पहला है 250 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, पहली कंडीशन तो हमें ये पता होना चाहिए कि जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल दोनों अवस्थाओं में पाया जाएगा। जिस जल का मान 100 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, और जिसका 100 डिग्री से 0.001 या कितना भी कम होगा वो द्रव अवस्था में पाया जाएगा। तो 100 डिग्री पर तो जल हमें ठोस और द्रव दोनों अवस्था में मिलेगा, जबकि 250 डिग्री सेल्सियस जो है, 250 डिग्री सेल्सियस जो है, ये 100 से ऊपर है, तो इसलिए 250 पर जो होगा ये वाटर हमें गैसीय रूप में मिलेगा, अर्थात वाष्प के रूप में प्राप्त होगा। नेक्स्ट, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो इसके बारे में आप जानते हैं पहले से ही, क्योंकि जब किसी पदार्थ में हम अवस्था परिवर्तित करते हैं, अर्थात किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाते हैं, तो वो कुछ समय बाद जो है अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है, अर्थात सघन अवस्था से सरल अवस्था की तरफ आता है। जैसे ठोस को अगर गर्म करेंगे तो वो द्रव में बदलता है, द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में बदलता है। तो इस स्थिति में तापमान स्थिर हो जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम पदार्थ में टेम्परेचर बढ़ाते हैं और अवस्था परिवर्तित होती है तो उसके कण जो हैं नई अवस्था परिवर्तन करने के लिए ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। तो ऊष्मा ग्रहण करने के लिए तापमान जितना दिया जाता है वो पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन करने में ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो नीचे का जो पदार्थ बचा होता है उस पदार्थ के अंदर तापमान निश्चित रहता है, और बाकी जितनी भी ऊष्मा दी जाती है वो पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए कणों के अंदर एब्जॉर्ब होती रहती है। और यह एब्जॉर्ब होने की वजह से ही जो पहला पदार्थ होता है उसका तापमान निश्चित रहता है, जब तक कि वो पूरे का पूरा दूसरी अवस्था में परिवर्तित ना हो जाए। जैसे पानी को अगर हम गर्म करें तो गर्म करते करते अगर 100 डिग्री पर लेकर जाते हैं तो वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है, लेकिन 100 डिग्री पर लाने के बाद अगर हम नीचे से तापमान कितना भी बढ़ा दें, अंदर के तापमान में कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नीचे जो वाटर होगा वो लगातार कणों को ऊष्मा प्रदान करता रहेगा, और ये वाष्प के रूप में ऊपर की तरफ जाएंगे, तो अंदर वाले की ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये परिवर्तन उन कणों के द्वारा आकर्षित की गई या कणों द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा के कारण होता है, और इसको हम पदार्थ की गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। देखिए, क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी पदार्थ का हम अवस्था परिवर्तन करेंगे तो हम दो कंडीशन लगा सकते हैं। अगर सघन अवस्था से सरल अवस्था में लाएंगे तो उसमें तापमान बढ़ाना होता है, और अगर सरल अवस्था से सघन में लेकर आएंगे तो उस पदार्थ के ऊपर हमें दाब बढ़ाना होता है। तो यहाँ हम वायुमंडलीय गैसों को द्रवित अवस्था में लाने के लिए उसके ऊपर लगातार दाब लगाएंगे और उसका तापमान कम कर देंगे। तो तापमान कम करने से गैसीय मिश्रण में जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी और वो गति करना बंद कर देंगे, और दाब बढ़ाने से वो एक ही कम आयतन के अंदर इकट्ठा होकर के समाहित हो जाते हैं और वायु के अंदर मिलने वाली जो गैसें हैं वो द्रव रूप में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? इसका कारण यह है कि ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि वाष्पीकरण जब होता है तो वाष्पीकरण होने की प्रक्रिया में द्रव के कण पहले अपने आसपास के वातावरण से ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जिसकी वजह से उस वातावरण में ऊष्मा की कमी हो जाती है और वो ठंडक महसूस होती है वहाँ पर। इसीलिए गर्मी के मौसम में जब कूलर चलता है तो उसके अंदर जो पानी भरा होता है इसके कूलर के टैंक में, तो वहाँ से वो निकल के वायु के साथ बाहर की तरफ आता है, और बाहर की तरफ आने से वायुमंडल का तापमान अधिक होने के कारण वो वाष्पीकृत हो जाता है, और वाष्पीकृत होते समय वह वायुमंडल से ऊष्मा अवशोषित करता है, और यह ऊष्मा अवशोषित होने की वजह से कूलर की हवा हमें अधिक ठंडी महसूस होती है।